नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत अजनुहा। दोस्तों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है जब भी कोई अधिकारी कोई डिपार्टमेंट में कोई खास अचीवमेंट करते हैं या कोई खास रैंक होती बढ़ोतरी होती है तो हम उनसे जाके उनके डिपार्टमेंट के बारे में उनके जो अपना जर्नी है, लाइफ जर्नी है, कैसे कैसे प्रमोशन होकर यहाँ पे पहुँचे हैं, उससे इस हवालत को लेकर बातचीत करते हैं। आज हम पहुँचे हैं पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में। यहाँ हम बात करेंगे डीजीपी स्पेशल नरेश अरोड़ा जी से। वो डीजीपी स्पेशल प्रमोट हुए हैं और उनकी जो जर्नी है लाइफ से कब से किस समय इस पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया और अब तक कहाँ कहाँ के रहे, और साथ ही ये नशों के लिए जिनके पास होशियारपुर ज़िला है उसके बारे में नशों को लेकर आज 186वां दिन हो चुका है जो स्कीम थी सरकार की, और साथ ही धान के लिए प्रोक्योरमेंट में भी जो नोडल अधिकारी हैं इन सभी के सवालों को बातचीत करेंगे। सो सर, आपका स्वागत है धाबाद में। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका जो डेजिग्नेशन आप प्रमोट हुए हैं, डीजीपी स्पेशल बने हैं। जी, थैंक यू। तो सर, आप इस अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। देखिए, मेरा जन्म लुधियाना में हुआ जी, और क्वालिफ़िकेशन से मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ जी। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने तकरीबन 12 साल वहाँ BVSC, फिर MVSC, फिर मैं एज रेबी स्पेशलिस्ट भी मैंने काम किया जी। उसके बाद 94 में मैंने IPS ज्वाइन की और लकीली मुझे अपना होम स्टेट में सेवा करने का मौका मिला, पंजाब कैडर अलॉट हुआ। तो 94 से लेके लगभग ये 31 साल की जर्नी अब तक हो चुकी है जी। तो इनिशियल स्टेज में मैं बतौर ASP लुधियाना में, तरन तारण में रहा। SP बन के मुझे ज़्यादातर बॉर्डर रेंज में सेवा का मैं गुरदासपुर, तब पठानकोट भी गुरदासपुर में होता था, उसके बाद अमृतसर, फिर दोबारा तरन तारण, तो वहाँ सेवा का मौका मिला। SSP बनने के बाद मैंने नवा शहर, बटाला 2 बार, बठिंडा, बरनाला, इन जगहों पे सेवा निभाई है। तो DIG प्रमोट हुआ तो मैं पहले DIG इंटेलिजेंस रहा जी, फिर मैं DIG फिरोज़पुर रेंज, उसके बाद DIG रोपड़ रेंज में सेवा का मौका मिला। बतौर IG मैंने पंजाब आर्म्ड पुलिस में तकरीबन जलंधर में 3 साल काम किया, और IG सिक्योरिटी, IG इंटेलिजेंस, और फिर फील्ड में मैं IG बॉर्डर रेंज 2017 के इलेक्शन के टाइम में, उससे पहले के काफ़ी टाइम में मैं IG बॉर्डर रेंज रहा। बतौर ADGP मैंने BOI में जी, जिसको आपको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्राइम विंग कहते थे, उसमें, फिर प्रोविजनिंग ब्रांच में, फिर लॉ एंड ऑर्डर में, और फिर मैंने ह्यूमन राइट्स विंग में अपना टाइम दिया है। तो आफ्टर नाउ प्रमोशन एज स्पेशल DG मैं ह्यूमन राइट्स विंग का काम देख रहा हूँ, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस और बाकी भी जो कमीशंस हैं उनका मैं कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हूँ। तो जो भी सारे मसले वहाँ तक जाते हैं तो उनका स्मूथली हल हो सके, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। सर, दोस्तों सर ने बताया कैसे कैसे इन्होंने IPS ज्वाइन किया। उससे पहले वेटरनरी डॉक्टर थे, आज उसके बाद IPS करने के बाद कहाँ कहाँ इन्होंने ड्यूटी के दौरान तैनात रहे और कैसे कैसे अचीव हुए और कैसे कैसे इन्होंने प्रमोशन लिए, और अभी स्पेशल DGP ह्यूमन राइट्स में तत्कालीन जो काम यहाँ पे मौजूदा काम कर रहे हैं। सो सर, पंजाब सरकार की एक मुहिम है युद्ध नशा विरुद्ध, आज 187वां दिन चल रहा है, जिसको आपको होशियारपुर काफ़ी जगहों पे आपको इंचार्ज लगाया, अभी होशियारपुर आप दिख रहे हैं। तो ये जो इस मुहिम के तहत कितने सक्सेस हुए हैं आपकी पुलिस या आपके द्वारा जो लोगों को? देखिए, मैं बार बार ये बात लोगों से भी कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है युद्ध नशा विरुद्ध, हालांकि ये सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन ये सरकार का नहीं, ये हमारा सभी पंजाबियों का, आम लोगों का प्रोग्राम है। इसमें हर आदमी, हर घर, हर माँ बाप, हर बच्चा, सभी अफेक्टेड है, क्योंकि इसमें अकेले कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अकेले कोई काम नहीं कर सकता। देखो, सबसे पहले ये होता है भी हम अपने बच्चों को इस लत से बचाएं। ये ऐसी भयानक लत है जो बहुत मुश्किल से छूटती है और बहुत नुकसान करती है। तो उनका हमें शुरू से ध्यान घर में, अपनी गली मोहल्ले में, जब वो खेलते हैं, फिर स्कूल जाते हैं,
कॉलेज जाते हैं, वहाँ वो दुनिया को देखते हैं, फिर बाद में उनकी आगे की लाइफ में, तो हमें उनकी इसके ये बेसिकली एक मेंटल बीमारी है, मेंटल इशू, किसी स्ट्रेस से, कोई प्रॉब्लम से वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। फिर जब एक बार वो इनकी लत लग जाती है तो फिर ये पूछा नहीं छूटता। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें और उन्हें इसके बारे में बताएं। स्कूल में टीचर्स उनको इसके बारे में जानकारी दें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे कम्युनिकेट करें, उसकी प्रॉब्लम पूछें और हल करें, ताकि वो इस डायरेक्शन में मत जाए। जहाँ तक इसको अब हल करने का प्रश्न है, तो पुलिस तो एनफोर्समेंट का काम कर रही है, और स्पेशली आपको पता है तकरीबन पिछले 5 महीने से 6 महीने से ये काम बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें जो ड्रग के कोरियर्स हैं, बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं, उन पे रेड्स किए जा रहे हैं, उनको जेल भेजे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जा रहा है, तो ताकि पॉइंट ऑफ सप्लाई पे जाके अटैक किया जा रहा है। तो मतलब पुलिस तो अपनी तय दिली के साथ, और एक सेफ पंजाब की हेल्पलाइन जो चलाई गई है, जिसमें बेसिकली लोगों की से इंफॉर्मेशन जो आती है उनको वेरीफाई करके उन केस वगैरह रजिस्टर किए जाते हैं, और काफ़ी ये सक्सेसफुल एक हेल्पलाइन है, क्योंकि इसमें जो फ़ोन करता है या मैसेज भेजता है उसका नाम गुप्त होता है, और लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके एक्शन लिया जाता है। तो इसमें अराउंड 1/3 सक्सेस रेट जो है, दैट मीन्स उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर केस रजिस्टर किए गए हैं, दैट इज़ ए वेरी वेरी सक्सेसफुल। लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जब उनको भी पता लगता है भी हमारी इन्फॉर्मेशन पे ये केस रजिस्टर हुआ, एक्शन हुआ है, तो फिर और वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरा हम ये करते हैं, हम संपर्क मीटिंग्स करते हैं। डीजीपी पंजाब ने सीनियर ऑफिसर्स को एक एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया है भी, ताकि वो लोगों में जाके अब इसकी अवेयरनेस को, इस काम को, और वो एक तो मॉनिटर करें और दूसरा इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि लोगों की इसमें शमूलियत हो सके और सारे इसमें अपना मिलके योगदान दें। तो ये अवेयरनेस का काम होता है। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन का काम है, उसमें जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ओनली, उनको हम अगर हम जो भी पकड़ते हैं, मिलते हैं, फिर उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर में हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल उसमें बहुत आता है। तो वहाँ उनको एडमिट करवाया जाता है, उनको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो चेक करके फिर उनको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि वो इस लत से छुटकारा पाएँ और अपना नया जीवन शुरू करें। सो इट्स ए मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, और जिसमें सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके फैमिली का, पेरेंट्स का, और जो भी समाज के जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने, जो जैसे कहते हैं ना मुखिया हैं, या कोई भी एक्टिव मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, जो एरिया के पतवंते सज्जन जिनको हम बोलते हैं, सारे सिटीजन जो हैं, इन सब का इसमें रोल है। और सभी मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब के कंट्रीब्यूशन से हम इस प्रॉब्लम को पंजाब से ख़त्म कर पाएंगे। सर, एक लोगों में भ्रम बना हुआ है पहले से, हो सकता में भी अभी पुलिस उसमें सक्सेस हुई हो, कि जब हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके खिलाफ ही कार्रवाई, उनका नाम नशर कर दिया जाता है। भैया जो इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस की ओर से हर समय ही बोला जाता है, फिर नाम पता गुप्त रखा जाएगा। इस बात को लेके अभी तक पुलिस कितना सक्सेस हुई है, फिर लोगों के मनों में से ये भ्रम निकाला जाए, फिर पुलिस किसी की भी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करती। देखिए, जो सोसाइटी में जिस हिसाब से ये भ्रम बना हुआ था, इसी के मद्देनज़र एक जो स्पेशल हेल्पलाइन सेफ पंजाब जारी की गई थी, क्योंकि उस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप से, मैसेज से, फ़ोन से भेजते हो, और उसमें आपको कोई भी नाम पता वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो कोई ड्रग पेडलर है या ड्रग सप्लायर है, सिर्फ उसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और उसमें बताया नहीं जाता भी इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है। जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बेस पे ही जिस एरिया का वो केस होता है, तो एसएचओ और जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं वेरीफाई करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो उसमें इन्फॉर्मर का कोई भी नाम नहीं आता। तो इस वजह से लोगों को पूरे अनोनिमस तरीके से ये इसमें हम, और जो हमारे विक्टिम्स होते हैं, और जो इवन विक्टिम्स के साथ साथ जो हमें इन्फॉर्मर्स हैं, हम पूरा ख्याल रखते हैं। और ये एक इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। मेरी सबसे अपील है कि आप सेफ पंजाब हेल्पलाइन पे इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम सारे मिल के उस पर एक्शन भी लें, और आपका ये जो डर है ये भी इसमें ख़त्म होगा।
सर कितने लोग हैं अभी जो जिनके पास प्रॉपर्टी जैसे सरकार के द्वारा पुलिस की जब्त की गई है, कितनी मतलब अभी तक होगी? देखिए, इसमें वेरी करता है। एक जो कमर्शियल क्वांटिटी में होते हैं तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर हम उनकी जो प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली ड्रग मनी से उन्होंने बनाई है, उसके लिए हमें एक एडवाइजरी जज होते हैं, उनसे अप्रूवल लेके हमें ऑर्डर मिलते हैं भी इसको प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना चाहिए। तो इस तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग केसेस जो इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं उसके बारे में अटैचमेंट प्रोसीजर की जाती है, और इस तरह हर ज़िले में ही मतलब अलग अलग रेशो में ये प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई हैं। सर जी एक एक्स्ट्रा जो बात है आपके डिपार्टमेंट से अलग जो आपके पास अधिकार दिया हर क्षेत्र में आता है, आप धान के नोडल अधिकारी हैं। जैसे पंजाब की बात करें बारिश के दिनों में, उसको लेकर क्या मतलब आपकी कार्रवाई की जाती है किसानों के लिए, या कुछ डिमांड के लिए, या परचेजिंग के लिए, या उठाने के लिए जब तक? देखिए, पंजाब जो है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट है, तो स्पेशली कोविड के दिनों से एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट, वीट है, राइस है, और डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ सिविल सप्लाईज के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया, और इसमें पुलिस की तरफ से भी एक सीनियर ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर लगाया गया। तो लगभग 1920 से लेके 5 साल हो चुके हैं। मैं हर बार वीट और राइस के प्रोक्योरमेंट के टाइम पे पुलिस की तरफ से नोडल ऑफिसर का काम करता हूं। तो इसमें अक्सर इश्यूज आते हैं, जैसे कोविड के टाइम में तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना वाज ए बिग चैलेंज, और उसके हिसाब से जो कटाई, बुआई और उसके बाद प्रोक्योरमेंट, हार्वेस्टिंग, उनमें आपने कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र देखते हुए रूल्स बनाए गए थे। आजकल जो इश्यूज आते हैं, कई चीज़ें हैं जो कोई इलीगली जो बाहर से आउट ऑफ स्टेट कई बार ये वीट या राइस जो है विच इज़ नॉट एज पर रूल्स, वहाँ से बाहर से कई जो ट्रेडर्स हैं वो लेके आते हैं। तो पुलिस इंटर स्टेट जहाँ भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, तकरीबन 100 के करीब ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट का सीज़न होता है वहाँ नाकाबंदी करती है उन ज़िलों में, ताकि वो और उनके साथ जो हमारा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो भी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं, क्योंकि वो चेक करके ही उन ट्रक्स वगैरह को आने दें, ताकि कोई पिलफरेज ना हो, और इवन कोई माल प्रैक्टिसेस हैं वो भी इसमें प्रोक्योरमेंट में ना हो पाएँ। और जो भी कोई प्रॉब्लम्स किसानों को आती हैं, जैसे आजकल फ्लड्स का सीज़न है, तो सीज़न के और प्रॉब्लम्स के हिसाब से पुलिस इसमें एज ए फैसिलिटेटर एक रोल, क्योंकि प्रोक्योरमेंट फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसमें मेन रोल अपना अदा करता है, और पुलिस इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि यही हमारा एक मेन काम है जो वीट एंड और किसानों की हेल्प हो उसमें, और किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह हम एरिया के हिसाब से प्रबंध किए जाते हैं। सर आप डीजीपी स्पेशल ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से अधिकार क्षेत्र जैसे आते हैं, कोई दिक्कत आती है मनुष्य अधिकार किस्मों को, कौन कौन सा कार्य? देखिए, आपको सबको पता है, जैसे ये 93 से ही ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो नेशनल लेवल पे टेकअप हुआ था। तो एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और हर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जो जजेस हैं वो इनके प्रधान होते हैं, इसमें चेयरपर्सन होते हैं, और उनके साथ दूसरे मेंबर्स होते हैं। तो जो लोग जिनको एक होता है भी हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिला, वो अपनी एप्लीकेशंस इन कमीशंस को भेजते हैं। तो वो कमीशंस उनको वेरीफाई करने के लिए, फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिप्टी कमिश्नर के रिलेटेड हैं या पुलिस के रिलेटेड हैं, वो एसएसपीज़ को वो एप्लीकेशन भेजी जाती हैं। तो हर स्टेट में एक सीनियर ऑफिसर को एक नोडल ऑफिसर लगाया जाता है, ताकि ये जो इसकी जस्टिस की डिलीवरी जो है, ये एप्लीकेशन पूरी वेरीफाई हो, फैक्ट्स और उस पर कार्रवाई हो, और कमीशंस की जो डायरेक्शंस हैं उनकी पालना हो। तो उसके लिए या पंजाब का मैं पिछले 3 साल से ये काम देख रहा हूँ, जहाँ बतौर नोडल ऑफिसर मैं डिस्ट्रिक्ट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, पुलिस एंड डिप्टी कमिश्नर्स और जो कमीशंस हैं इनके बीच एक कड़ी का काम करता हूं। तो जहां भी कोई इशू होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ताकि इनको टाइम पे रिपोर्ट भी पहुंच पाए और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस भी मिल पाए। हाँ। और इसके अलावा एडिशनल
कमीशन जैसे हमारे SC/ST कमीशन होते हैं, माइनॉरिटी कमीशन होते हैं, विमेन कमीशन होते हैं, उनकी भी डायरेक्शंस होती हैं तो ऐड ऑन, क्योंकि दे आर पब्लिक के भले के लिए होती हैं, तो उनके लिए भी मैं नोडल ऑफिसर का काम करता हूँ। सर, इस गुफ्तगू के दौरान, इस बातचीत के दौरान मैं कोई बात करनी आपसे पूछना भूल गया और आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, कोई भी खास नशों को लेके हो, ह्यूमन राइट्स को लेके हो या कोई और? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस का रोल एक पहरेदार की तरह सोसाइटी का रोल है। हर सोसाइटी का हर मेंबर, पंजाब का हर मेंबर, वो खुद उसका जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन वाला, वो पुलिस का रोल होता है। देखो, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जितना या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें जो भी काम करता है उसकी जो पे मिलती है वो टैक्स पेयर मनी से मिलती है। अब हम कांस्टेबल की ड्यूटी लगाते हैं ट्रैफिक रेड लाइट पे, उसका काम होता है वो आपको ट्रैफिक रेड लाइट पे रोकता है, लेकिन वो ट्रैफिक रेड लाइट पे आपको उसने कोई ये नहीं है अभी चालान काटना है या उसको मज़ा आता है इसमें, वो पानी में भी खड़ा है, वो स्मूथ ट्रैफिक चलाने और आपका एक्सीडेंट ना हो, आपकी जान बचाने के लिए वो उस मौसम में भी वहाँ खड़ा होता है। और हमें अच्छा नहीं लगता जब वो हमें रोकता है। हमें रिक्वायरमेंट है हमें सेल्फ डिसिप्लिन की। तो सारे ही जो पंजाब के वासी हैं, नागरिक हैं, हम इन चीज़ों में खुद को डिसिप्लिन मैनर में इन चीज़ों को इनकलकेट करें, ताकि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे के कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इससे ही हम एक मॉडर्न सिविलाइज्ड समाज की तरफ बढ़ पाएंगे और आपस में भी हमारी जान माल की सेफ्टी हो पाएगी। हाँ, बहुत बहुत सो सर, दोस्तों, ये थे DGP स्पेशल ह्यूमन राइट्स श्री नरेश अरोड़ा जी, IPS, जिन्होंने आज बहुत ही बढ़िया ढंग से नशों के बारे में और दूसरा ह्यूमन राइट्स के बारे में, अपने जर्नी के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से इनसे की गई बातचीत लोगों तक, आवाम तक पहुंचाएं, और साथ ही जो इन्होंने अपील की है, हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि वो लोग उस पर अमल करें ताकि वो भी सेफ रह सकें, चाहे वो नशों को लेके हों, चाहे ट्रैफिक को लेके हों, या कोई किसी तरह का अन्य प्रॉब्लम हो जिसके लिए कोई उनका किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है, उसका पूरा ध्यान दें। दा बात के लिए चंडीगढ़ से दलजीत अजनूहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।